जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? वालेकुम सलाम। यस सर। अच्छा जी, हम एक 2-3 मिनट तक स्टार्ट करते हैं। जैसे ही सारे बच्चे ज्वाइन कर लें तो 1:55 तक हम ज्वाइन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, मीनवाइल मुझे कोई ये बताएगा कि एंडोक्राइनोलॉजी में हम आप लोगों ने हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड और फिर थायराइड ग्लैंड और फिर एड्रिनल ग्लैंड पढ़ रहे हैं। इससे इसके अलावा जो पैराथायराइड है, पेनक्रियास है, और जो पैराथायराइड किया है आप लोगों ने, ग्लैंड पैराथायराइड पढ़ा है आप लोगों ने? नो सर। और पेनक्रियास भी नहीं पढ़ा होगा फिर। यस सर, नहीं पढ़ा अभी। तो ये मतलब इससे पहले एड्रीनल से पहले थायराइड हो चुका है ना, थायराइड भी हो चुका है। और पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन वगैरह ये सारा आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ना। यस सर। ठीक है। सर एग्जाम्स का तो बता दें, क्या फैसला हुआ मीटिंग का? अभी कोई आई नहीं है बेटे, अभी तक ईमेल। जैसे आती है तो मैं आप सबके साथ शेयर कर लूँगा। ठीक है। सर वैसे आपको क्या लगता है कि क्या चांसेस हैं? पूरे पूरे चांसेस हैं बेटे एग्जाम होने के, वो भी ऑफलाइन। तो इसलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि अ, मेरा नहीं ख्याल कि ऑनलाइन पे ये लोग जाएंगे। मतलब पिछला सेमेस्टर भी आप लोगों का अनग्रेड गुजरा, तो मेरा ख्याल है इस दफ़ा ऑफलाइन एग्जाम्स पे ही ज़्यादातर शायद राय कि ऑफलाइन ही हो। अब ये नहीं पता कि एग्ज़ाम स्टार्ट कब से होना है, इन्होंने 18 से ही स्टार्ट करना है या इन्होंने यकम के बाद करना है। ये अब बात है, क्योंकि यकम से यूनिवर्सिटी सारी खुल जानी है ना। अगर यकम से सारी यूनिवर्सिटी खुल जानी है तो फिर उसका मतलब ये है कि उसी टाइम पे ही जिस तरह रूटीन में एग्ज़ाम होते हैं तो फिर उसी टाइम पे एग्ज़ाम ले लें। अदरवाइज अगर रीडिंग से लेंगे तो फिर उन्होंने बेसिस में एग्ज़ाम्स लेने होंगे। अच्छा जी, शुरू करें फिर। यस सर। यस सर। तो हम इसको जल्दी जल्दी से गो थ्रू करेंगे, फिर जौन सा सेक्शन इसमें पोर्शन आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा फिर उसको हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसका ये फ़ायदा होगा कि हम एक दफ़ा रिवीजन भी हो जाएगी और फिर जौन सा कंपोनेंट रह गया होगा तो वो डिस्कस भी हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड को जनरली हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं, और ये नॉर्मली किडनीज के साथ होते हैं अटैच्ड। और ये जिस तरह किडनी टू इन नंबर होती है, इस वजह से ये एड्रिनल ग्लैंड भी जो है होते हैं टू इन नंबर। और ये फिर इसकी थोड़ी सी डेवलपमेंट, लोकेशन
इनर्वेशन और ब्लड सप्लाई के हवाले से थोड़ी सी बातें हैं, ये आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा फिर पिनियल ग्लैंड की इनर हिस्टोलॉजी स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो उसके अंदर फिर 2 लेयर्स हैं। इनर जो है वो मेडुला है, आउटर कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स के अंदर फिर देखा जाए तो उसमें फिर फर्दर 3 जोन्स हैं। द फर्स्ट वन इज द जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर जोना रेटिकुलेटा और फिर जोना रेटिकुलरिस। तो ये 3 जोन्स हैं। इसको मैं नॉर्मली याद करने के लिए, सीक्वेंस याद करने के लिए मैं करता हूँ, कहता हूँ GFR है, मतलब G for granulosa, F for fasciculata, R for reticulus, from outside to inside, that is GFR. तो जो जोना granulosa है, that is mainly concerned with the synthesis and release of mineralocorticoids, and the mineralocorticoids are basically the hormone which are responsible for the mineral balance in the body, for maintaining the minerals, ions and electrolyte balance in the body. बॉडी के अंदर जितने आयंस और इलेक्ट्रोलाइट्स के जो बैलेंस है उसको मेंटेन करना, दैट इज द मेजर रोल ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, दैट इज एल्डोस्टेरोन। सो zona fibrinosa is mainly concerned with the synthesis and release of aldosterone. Then comes the second layer, the middle layer, the middle zone of the cortex, that is known as zona fasciculata, और this zone, इस जोन में जो है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर थोड़ा ऊंचा बोलूं? अच्छा ठीक है। तो सेकंड जोन जो है दैट इज जोना फेसिकुलेटा, और जोना फेसिकुलेटा जो है दैट इज द मिडिल लेयर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। और यहाँ पे जो है मेजरली जो सेल्स हैं इस लेयर के अंदर, वो उनका मेजर रोल है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं उनकी सिंथेसिस मेजरली यहाँ पे होती है, और कुछ एड्रिनल एंड्रोजन्स भी यहाँ पे बनते हैं। तो जोना फेसिकुलेटा के अंदर मेजरली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बनते हैं, और कुछ अमाउंट में एड्रिनल एंड्रोजन्स भी बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल ग्लूको फॉर एनर्जी, so that is mainly responsible for the maintenance of energy in the body, ताकि बॉडी के अंदर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो मेंटेन रहे, ताकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हैं वो आराम से होते रहें। इस वजह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं, जो मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यहाँ पे सिंथेसाइज एंड रिलीज होता है ह्यूमंस के अंदर, दैट इज कॉर्टिसोल। So cortisol is the major glucocorticoid. Along with that, corticosterone is also there. ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो फेसिकुलेटा मेजरली ये यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिंथेसाइज होते हैं, और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है दैट इज कॉर्टिसोल, ठीक है। और कुछ अमाउंट में एड्रिनल एंड्रोजन्स भी जोना फेसिकुलेटा के अंदर बनते हैं। Then the third layer is majorly, the third layer of adrenal cortex is zona reticularis, और इसमें बेसिकली एड्रिनल एंड्रोजन्स जो हैं वो बनते हैं, और कुछ अमाउंट में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी यहाँ पे बनते हैं, लेकिन मेजरली यहाँ पे एड्रिनल एंड्रोजन सिंथेसाइज होते हैं। सो ये हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स हो गई। उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया है, जो कि मैंने आपको रफली बता भी दिया कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या काम करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या काम करते हैं, और इसके अलावा फिर एड्रिनल एंड्रोजन्स हैं, जो कि डेफिनेटली हमने रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी पढ़ी है, उसके अंदर एंड्रोजन्स का क्या काम होता है। सो एड्रिनल एंड्रोजन्स जो हैं दे आर मोस्टली इम्पॉर्टेंट in case of female as compared to male, because in male the major activity is performed by the testosterone which is produced in the testes. So but females जो हैं those they are majorly dependent on the adrenal androgens for their secondary sexual characteristics। तो ये 3 यहाँ पे मेजर हार्मोन्स हैं जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर बनते हैं। इसके बाद इन हार्मोन्स की जरा बायोसिंथेटिक पाथवे की तरफ अगर हम जाते हैं, तो इसमें यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको इसको चीज़ों को नहीं दिखाना, बस यहाँ पे सिर्फ 2-3 चीज़ें जहन में रखनी है। देखें ये जो तीनों हार्मोन्स हैं, दो आर स्टेरॉइड हार्मोन्स, और स्टेरॉइड हार्मोन्स की सिंथेसिस जो है ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल से होती है, और कोलेस्ट्रॉल जो है दैट इज इनिशियली कन्वर्टेड इनटू प्रेग्नेनिलोन विद द हेल्प ऑफ कोलेस्ट्रॉल डिस्मोलेज एंजाइम। सो इस कोलेस्ट्रॉल डिस्मोलेज एंजाइम के जो एक्टिवेटर है
that is ACTH, adrenocorticotropic hormone, which is mainly released from the एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके जो कोर्टिकोट्रॉफ्स हैं वो बेसिकली ACTH बनाते हैं, और वो ACTH जब ब्लड में आता है तो वो ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता है टुवर्ड्स द एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल कॉर्टेक्स। और वहाँ पे जो है कोलेस्ट्रॉल की एक्टिवेशन कर, कोलेस्ट्रॉल डिस्मोरेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल प्रेग्निलॉन में कन्वर्ट होता है, और फिर वो आगे बायोसिंथेटिक पाथवे बनती है जिसके थ्रू आपके पास, अगर इसमें आप इधर आए तो आपके पास कॉर्टिकोस्टेरोन बनता है, और देन कॉर्टिकोस्टेरोन जो है विद इन दी क्या कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा सेल्स, उनके अंदर जो है एल्डोस्टेरोन सिंथेज एंजाइम होता है जो कि डिपेंडेंट है अपॉन दी एंजियोटेंसिन 2। आप लोगों ने ये मैकेनिज्म पढ़ा है जो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन का था, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम? यस सर। हाँ, angiotensin 2 बनता है, that is a potent regulator ना। So that angiotensin 2 basically activates the aldosterone synthase enzyme जो कि corticosterone को aldosterone में convert करता है। So aldosterone की synthesis corticosterone से होती है through with the help of this enzyme which is known as aldosterone synthase enzyme। लेकिन यहाँ पे अगर हम बाकी दो की बात करें, cortisol की और एड्रिनल एंड्रोजेंस की अगर हम बात करें, तो कॉर्टिसोल जो है वो बेसिकली प्रेग्निलोन या प्रोजेस्टेरोन जो है, ये दोनों अल्टीमेटली डीऑक्सी कॉर्टिसोल बनाते हैं, जो कि फाइनली with the help of that enzyme 11 beta hydroxylase enzyme, this 11 deoxy cortisol is converted into cortisol, जो कि बेसिकली एक्टिव फॉर्म ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है मेजरली जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो कॉर्टिसोल की सिंथेसिस इस तरह से है कि वो 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज के थ्रू होती है, जो कि 11 डीऑक्सी कॉर्टिसोल को कन्वर्ट कर देता है कॉर्टिसोल में। ये तो सारी इस तरह की बातें हैं जिसमें हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, मतलब बायोसिंथेटिक पाथवे है और इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स रेगुलेशंस हमें पढ़नी पड़ती हैं। जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कॉर्टिसोल चूंकि है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूको एनर्जी से निकला है। सो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये बॉडी के अंदर एनर्जी की कंटिन्यूस सप्लाई के लिए कॉर्टिसोल रिस्पॉन्सिबल है। इस वजह से दिस कॉर्टिसोल इज इसेंशियल टू मेंटेन द लाइफ आल्सो, मतलब अगर तो कॉर्टिसोल नहीं होगा तो फिर, और आप उसकी रिप्लेसमेंट थेरेपी ना दें, तो फिर उसके ना होने की वजह से डेथ जो है वो होती है, इंश्योर होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि मेजरली जो कॉर्टिसोल है वो तो इस पाथवे के थ्रू बनता है। किसी भी वजह से अगर कॉर्टिसोल नहीं बन रहा, ठीक है, अगर आपका कॉर्टिसोल नहीं बन रहा और आपका ये वाला पाथवे चल रहा है जिसके थ्रू कॉर्टिकोस्टेरोन बन रहा हो, ठीक है, कॉर्टिसोल अगर नहीं बन रहा लेकिन अगर कॉर्टिकोस्टेरोन बन रहा है, तो इवन देन कॉर्टिकोस्टेरोन जो है वो कॉर्टिसोल की एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं, बिकॉज अबंडेंट फॉर्म में तो कॉर्टिसोल है, लेकिन इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरोन भी होता है। दिस कॉर्टिकोस्टेरोन आल्सो हैज फंक्शंस लाइक कॉर्टिसोल। सो कॉर्टिकोस्टेरोन अगर बन रहा है तो फिर तो काम ठीक है, फिर तो इसका मतलब ये है कि जो है वो एक्टिविटीज जो हैं वो परफॉर्म हो सकती हैं डिफरेंट जो इसकी हैं। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल डिस्मोलेज एंजाइम है उसके अंदर ही प्रॉब्लम है, वो कोलेस्ट्रॉल को ही आगे बायोसिंथेटिक पाथवे को प्रोसीड ही नहीं करवा रहा, जिसकी वजह से सारे जो एड्रीनो कॉर्टिकल हार्मोन्स हैं वो सिंथेसाइज नहीं हो रहे। तो उस केस में डेफिनेटली आपके पास ना कॉर्टिसोल बनेगा ना कॉर्टिकोस्टेरोन बनेगा। सो उस केस में फिर डेथ जो है वो जो है वो होती है अगर आप कॉर्टिसोल की रिप्लेसमेंट थेरेपी ना दें। बिकॉज आपको पता है ना कि जब एक तो हम कॉर्टिसोल जो है वो, जब इसका मेजर रोल यही होता है कि जब फास्टिंग कंडीशन होती है, तो फास्टिंग कंडीशन में जब आपको डाइट इंटेक नहीं कर रहे होते हैं, सो बॉडी के अंदर जो एनर्जी की कांस्टेंट सप्लाई है उसके लिए कॉर्टिसोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वजह से अगर कॉर्टिसोल नहीं होगा तो बॉडी के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो उसके हिसाब से डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताना था कॉर्टिसोल के फंक्शंस के हवाले से, बिकॉज एल्डोस्टेरोन आप लोग डिटेल से पढ़ चुके हो, इसलिए मैं उस पर ज़रा कम फोकस कर रहा हूँ, मैं ज़्यादातर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पे ही फोकस कर रहा हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोसिंथेटिक
बायोसिंथेसिस ऑफ एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स। यहाँ पे अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, किस चीज़ की समझ ना आई हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी बच्चों, आवाज़ मेरी ठीक आ रही है आप सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसकी रेगुलेशन कि एड्रीनोकॉर्टिकल जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं उनकी रेगुलेशन किस तरह से होती है। तो देखिए, जो जोना फेसिकुलेटा है और जोना जो रेटिकुलेरस है, उसका काम क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंटीरियर एंड्रोजन्स को सीक्रेट करना। सो ये जो दोनों जोन्स हैं, इनके ये दोनों जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, ये एंड एक्सक्लूसिवली अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस है। मतलब कि हाइपोथैलेमस से जो है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन आता है और फिर वो एड्रिनल पिट्यूटरी ग्लैंड के कॉर्टिकोट्रॉफ को एक्ट करता है। वहां से जो है एसीटीएच रिलीज होता है जो कि आके एक्ट करता है अपॉन द सेल्स ऑफ द जोना फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलेरस और कोलेस्ट्रॉल डिसोलिएज एंजाइम में क्रिएशन करके तो उसके थ्रू बायोसिंथेटिक पाथवे को इनिशिएट करवा देता है। लेकिन अगर हम बात करें जोना ग्लोमेरुलोसा की, जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिंथेसाइज कर रहा है, वो अपने फर्स्ट स्टेप में एसीटीएच पे डिपेंडेंट है। लेकिन अदरवाइज ये इसकी जो फाइनल जो सिंथेसिस है एल्डोस्टेरोन की, वो टोटली डिपेंडेंट है अपॉन दी दिस रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इस तरह से आपको बायोसिंथेटिक पाथवे मैंने बताया है। देखिए, अगर एल्डोस्टेरोन को हम देखें तो ये स्टार्ट तो डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल से ही बन रहा है। सो इनिशियली जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में इट इज डिपेंडेंट अपॉन दिस एसीटीएच, बट आफ्टर दैट दिस एसीटीएच की वजह से तो कॉर्टिकोस्टेरोन बनेगा, लेकिन इस कॉर्टिकोस्टेरोन को अल्डोस्टेरोन में कन्वर्ट करना, दैट इज प्योरली डिपेंडेंट अपॉन दिस एल्डोस्टेरोन सिंथेज एंजाइम, और उसकी एक्टिवेशन डिपेंडेंट है अपॉन दी एंजियोटेंसिन 2। सो इसका मतलब ये है कि जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है, वो बेसिकली रेगुलेटर है इस एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस का। ठीक है, सो ये थोड़ा सा दोनों की रेगुलेशन में डिफरेंस है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन्स प्योरली डिपेंड कर रहे हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस पे, जबकि जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, जो एल्डोस्टेरोन है, वो डिपेंड कर रहा है दोनों पे, बोथ ऑन दी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस एंड एज वेल एज ऑन दी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, सो ये डिफरेंस था इसकी रेगुलेशन के अंदर। और उसके बाद अगर हम सिक्रीशंस की बात करें, जो रेगुलेशन जो इसकी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की और एंड्रोजन की जो सिक्रीशंस हैं, उसकी रेगुलेशन वो किस तरह से रेगुलेट होती हैं, तो याद रखिएगा, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, जो एड्रिनल एंड्रोजन्स हैं, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं पल्सेटाइल पैटर्न। वो इसका जिस तरह से अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था GnRH जो है वो एट रिप्रोडक्टिव पीरियड के स्टार्ट पे इट गेन्स दी पल्सेटिविटी, तो पल्सेटाइल पैटर्न में रिलीज होना शुरू हो जाता है। इस तरह से ये जो एड्रिनल जो कॉर्टिसोल है और एंड्रोजन्स जो हैं, ये भी पल्सेटाइल पैटर्न को फॉलो करते हैं। डाई अर्नल डेली को कहते हैं रोजाना का। तो रोजाना इनकी जो रिलीज है वो पल्सेटाइल पैटर्न में होती है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें अगर आप इस पिक्चर को देखें गौर से, तो जैसे जैसे आप देखें, जैसे जैसे आप प्रोसीड कर रहे हैं, तो मिड नाइट की तरफ, और जैसे जैसे स्लीप की टाइम शाम को और मिड नाइट तक आप देखें, इसका जो लेवल है वो कम है। लेकिन जैसे ही आप देखें सुबह का टाइम आता है, जो अवेकनिंग टाइम है, जब 8 बजे का टाइम आता है, जिसमें बंदे ने अगर उठना हो, तो उस केस में आप देखें तो आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो इंतहाई हाई होता है। तो ये बेसिकली जो इसका जो हाईएस्ट पीक है, ये बेसिकली अवेकनिंग टाइम पे होता है, जब आप उठ रहे होते हैं उस टाइम पे इसका जो लेवल है वो हाई होता है। आपने कभी देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब बल्कि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको उठने में अक्सर होती है, जब नींद से उठते हैं तो वो अक्सर डायरेक्टली नहीं मतलब उठ सकते। नॉर्मली यही होता है कि वो उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है एक विल पावर क्रिएट करने में, कि वो बस बिस्तर से उठें और उनकी नींद जो है वो मतलब जाए। तो वो उसकी जो मेजर रीज़न है ना, वो बेसिकली ये कॉर्टिसोल है। बिकॉज ये कॉर्टिसोल जो है ना, ये एक्चुअली आपकी आपकी जो रैपिड आई मूवमेंट है, या जो जो आप
कहते हैं ना जो हल्की सी नींद होती है उसके नहीं, बल्कि कार्टिसोल जो है आपको गहरी नींद की तरफ लेके जाता है, जिसकी वजह से उस गहरी नींद के साइकिल से निकलने के लिए आपको कुछ ना कुछ टाइम चाहिए होता है। ठीक है, सो उसमें ये होता है कि क्योंकि सुबह उठने के टाइम पे आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो हाई होता है और वो आपको ऑलरेडी डीप स्लीप की तरफ लेके गया होता है, तो इस वजह से फिर आपको उस स्लीप साइकिल से निकलते हुए आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसकी वजह से आपको सुबह उठने में हल्की सी परेशानी होती है बाज़ औक़ात, मतलब कि नींद उसकी बंदे की जाए और फिर वो बिस्तर से उठे। सो वो प्योरली जो है दिस इज़ नेचुरल और दिस इज़ नॉर्मल एंड दिस इज़ ड्यू टू द एक्शन ऑफ दिस कॉर्टिसोल हार्मोन। वो अभी आगे मैं एक्शंस में आपको और भी बताऊंगा कि एक्शंस के अंदर क्या है, लेकिन चूंकि यहाँ पे वेसेटाइल प्रोटीन की बात आई थी इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताया मैंने। इसके अलावा आप देखें, अगर इसकी हम रेगुलेशन देखें इन दोनों हार्मोन्स की, तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस के थ्रू है और हाइपोथैलेमस से बेसिकली कॉर्टिकोस्टेरोन जो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है फ्रॉम द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, और ये करता है अपॉन द कॉर्टिकोट्रॉफ्स इन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और कॉर्टिकोट्रॉफ्स जो हैं फिर वो रिलीज करते हैं ACTH इन द पल्सेटाइल एंड डायरेनल पेट्रन। तो ACTH भी पल्सेटाइल और डायरेनल पेट्रन में रिलीज होता है, दैट्स व्हाई कॉर्टिसोल भी उस हिसाब से पल्सेटाइल पेट्रन के अंदर ही रिलीज होता है। और इस कॉर्टिसोल का नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट है बोथ अपॉन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस थ्रू लॉन्ग लूप एंड थ्रू शॉर्ट लूप। मैंने आपको अगर याद हो, मैंने आपको बताया था कि फीडबैक रेगुलेशन की 3 तरह से होती है, थ्रू शॉर्ट लूप, थ्रू लॉन्ग लूप एंड थ्रू अल्ट्रा शॉर्ट लूप, जो उसमें वो डायरेक्टली उस स्ट्रक्चर से निकल के उसी स्ट्रक्चर के ऊपर एक्ट करते हैं। सो दिस इज अबाउट द नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन अबाउट ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और मैं इसमें एल्डोस्टेरोन को थोड़ा सा स्किप करता जाता हूँ क्योंकि ये आप लोग पढ़ चुके हैं, और हम जाते हैं, एक दफ़ा आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे एल्डोस्टेरोन को। अच्छा जी, हम आते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के एक्शन की तरफ। ठीक है, सो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट एक्शन है दैट ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज एक्चुअली स्टिमुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस के जो नॉन कार्बोहाइड्रेट है सोर्सेज हैं उनसे ग्लूकोज का बनाना, दैट इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, और होता क्या है कि कॉर्टिसोल जो है उसके जो मेजर इफेक्ट हैं वो हमारे पास हैं कैटाबॉलिक एंड डायबिटोजेनिक, मतलब कि ये बेसिकली इसका जो मेजर इफेक्ट है वो ब्रेक डाउन वाला है, ये ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, जिसकी वजह से क्या होगा कि ग्लूकोज जो है वो उसकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा होगी और उसकी वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा दैट विल बी डायबिटोजेनिक, लाइक द ब्लड ग्लूकोज लेवल विल बी हाई ड्यू टू द एक्शन ऑफ कॉर्टिसोल। सो कॉर्टिसोल इनिशियली प्रोटीन में के रिलीज क्या करता है, इंक्रीज द प्रोटीन कैटाबॉलिज्म इन मसल, एंड जब कैटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा एक तो ये, और सेकंड जो है उस न्यू प्रोटीन की सिंथेसिस को भी कम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एडिशन अमाइनो एसिड्स जिनसे न्यू प्रोटीन ने बनना था वो अवेलेबल होते हैं फॉर टू लिवर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो लिवर के अंदर लिवर उन अमाइनो एसिड्स को यूटिलाइज करके ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है और ग्लूकोज को बना देता है थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस। सिमिलरली अगर लिपिड्स की बात करें तो कॉर्टिसोल जो है लाइपोलाइसिस को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो ग्लाइसरोल है एडिशनल ग्लाइसरोल दैट विल बी अवेलेबल फॉर लिवर टू लिवर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। और इसके अलावा जो फाइनली जो मेन इसका काम है आखिर में वो ये है, कॉर्टिसोल जो है वो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय द टिश्यूज उनको कम करता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाएगी, मतलब इंसुलिन जो है वो कम रिलीज होगा। जब इंसुलिन कम रिलीज होगा तो ग्लूकोज की शुगर अपटेक कम होगी, तो इसकी वजह से ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड के अंदर रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसमें वो ग्लूकोनेजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है बाय दीज थ्री मैकेनिज्म्स। फर्स्ट इज थ्रू प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, सेकंड इज थ्रू lipid metabolic catabolism, and third one is true by decreasing the glucose utilization by tissues so that that glucose should be instantly available in the blood। ठीक है, ताकि एनर्जी जो है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंटली
प्रोवाइड हो सके। अच्छा जी, सेकंड जो इसका इफेक्ट है दैट इज दी एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट। फर्स्ट ग्लूकोनेजेंसिस था, सेकंड इज दी एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट। वो किस तरह से है इसका, तीन तरीके से होता है। फर्स्ट इज दैट कोलेस्ट्रॉल जो है, कॉर्टिसोल जो है, ये एक एंजाइम की सिंथेसिस करता है जिसको कहते हैं लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन जो है ये बेसिकली इनहिबिटर है फॉस्फोलाइपेज ए2 का। मतलब फॉस्फोलाइपेज ए2 जो है ना, सिंपल समझ लें, फॉस्फोलाइपेज ए2 is responsible for the synthesis of inflammatory mediators like prostaglandin and leukotrienes। जब इन्फ्लेमेशन होती है तो इन्फ्लेमेशन के अंदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो हैं वो ज़्यादा बनते हैं। तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो हैं हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ल्यूकोट्राइन्स हैं जिसके डिफरेंट टाइप्स हैं, IL-1, IL-2, IL-3, ठीक है। सो मेनली जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स, वो इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में जो है या इन्फ्लेमेशन में बनते हैं, और उनके बनाने के लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है जिसको कहा जाता है फॉस्फोलाइपेज ए2। तो फॉस्फोलाइपेज ए2 कोर्टिसोल क्या करता है, वो एक सब्सटेंस बनाता है जिसको कहते हैं लाइपोप्रोटीन। और ये लाइपोप्रोटीन बेसिकली फॉस्फोलाइपेज 2 की ए2 की इनहिबिशन करता है। जब फॉस्फोलाइपेज ए2 की इनहिबिशन होगी तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं वो नहीं बनेंगे। जब वो नहीं बनेंगे तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, सो एक तरह से एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट वे through which cortisol induces the anti-inflammatory effect. Second, cortisol जो है inhibit करता है the production of interleukin 2 जो कि दूसरी टाइप है leukotrienes की। और सेकंड जो है it also inhibit the proliferation of T lymphocyte। T lymphocyte भी सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। सो ये दोनों, कोर्टिसोल इन दोनों की प्रोडक्शन को भी कम कर देता है। जब ये दोनों प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कम होगी तो ये भी, क्योंकि ये दोनों जो हैं, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, जो इंटरल्यूकिन्स हैं, ये भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, ये भी इन्फ्लेमेशन को प्रोमोट करते हैं। तो इन दोनों को रोकने से क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो जाएगी। सो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स उसका आ जाएगा। सो इंटरल्यूकिन 2 और टी लिम्फोसाइट्स का इन्फ्लेमेशन के अंदर भी रोल है और इसका मेजर इम्यूनिटी के अंदर भी है। सो इम्यूनिटी का इफेक्ट मैं आगे आगे आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट कॉर्टिसोल का मैंने बता दिया कि वो इन दोनों की प्रोडक्शन को कम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो जाती है। और थर्ड क्या है कि जो मास्ट सेल हैं और जो प्लेटलेट्स हैं वो बेसिकली इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज करते हैं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। सो कॉर्टिसोल क्या करता है, ये बेसिकली हिस्टामिन और सेरोटोनिन की रिलीज को भी इनहिबिट करता है फ्रॉम द मास्ट सेल एंड प्लेटलेट्स, जिसकी वजह से कि इन्फ्लेमेशन सबसाइड कर जाती है। सो ये तीन मैकेनिज्म्स हैं या तीन पाथवेज हैं जिसके थ्रू कॉर्टिसोल क्या करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को किस चीज़ की समझ ना आई हो बेटे तो आप लोग पूछ सकते हैं, फर्स्ट वाले एक्शन में भी और सेकंड में भी। ग्लूकोनेओजेनेसिस में किसी कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। जी बच्चों, क्लियर? Yes, sir. Yes, चलिए sir. अब हम आगे मूव करते हैं। और थर्ड जो इसका फंक्शन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, दैट इज द सेक्रेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स को किस तरह से सप्रेस करेगा, बेसिकली सेलुलर इम्यूनिटी जो कि क्रिटिकल होती है या जो कि मेन है। सेलुलर इम्यूनिटी जो है, इम्यून मतलब हमारी जो इम्यूनिटी के अंदर जो सेलुलर पार्ट है इम्यूनिटी है, दैट इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी ना। सो कॉर्टिसोल क्या करता है, वो हमने पहले बता दिया कि IL-2 और प्रोलिफरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, वो इन दोनों को ये रोकता है। जब ये दोनों रोकेंगे तो नॉर्मली अगर आपने देखा होगा ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर क्या करते हैं कि वो उस ऑर्गन की ट्रांसप्लांट की रिजेक्शन को रोकने के लिए क्या किया जाता है कि उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम जो है उसको सप्रेस किया जाता है। तो जब वो उसको सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं कि वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक्सोजीनसली देते हैं पेशेंट को, ताकि उसकी इम्यूनिटी जो है वो सप्रेस हो और जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुई है, जो ट्रांसप्लांट हुआ है, उसकी रिजेक्शन को जो है वो मिनिमाइज किया जाए। वो रिजेक्शन ना हो तो फॉर इनिशियली जब रिजेक्शन नहीं होती, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम
फिर बॉडी जो है उसके अगेंस्ट क्या कहते हैं जो सेल्स हैं वो नहीं बनाता, तो वो ट्रांसप्लांट जो है वो कामयाब हो जाता है। सो नॉर्मली ये होता है कि चूंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं इम्यूनो सप्रेशन काज करते हैं, इस वजह से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर जो है आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांट इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट द रिजेक्शन। इसके बाद जो फोर्थ फंक्शन है दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ वेस्कुलर रिस्पॉन्सिवनेस टू कैटेकोलामिन। देखिए जो कॉर्टिसोल है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में भी। ठीक है, बेसिकली ये क्या करता है कि आर्टेरियोल्स जो हैं उनके अंदर एक टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं जिसको कहते हैं अल्फा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर्स, जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं कैटेकोलामिन्स को। कैटेकोलामिन्स जो हैं जो एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है, वो बेसिकली उनका इफेक्ट होता है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के अंदर। सो उनके जो रिसेप्टर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिवनेस या उनके नंबर को इंक्रीज करना वो अंडर द एक्शन ऑफ कॉर्टिसोल है। मतलब कॉर्टिसोल इन कैटेकोलामिन्स के रिसेप्टर्स को बढ़ा देता है। जब उनके रिसेप्टर्स इंक्रीज होते हैं सो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा कैटेकोलामिन बाइंड करेगा और वेजो कॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट आएगा। सो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के अंदर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि ये बेसिकली वेस्कुलर रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ाता है टूवर्ड्स कैटेकोलामिन बाय अप रेगुलेटिंग द अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, जिसकी वजह से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट आता है। नॉर्मली अगर आपके पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अवेलेबल नहीं होंगे, कम होंगे ब्लड के अंदर, तो हाइपोटेंशन होती है। वो हाइपोटेंशन इस वजह से होती है कि कैटेकोलामिन बेशक ब्लड के अंदर होंगे, लेकिन अगर कॉर्टिसोल नहीं होगा तो रिसेप्टर अप रेगुलेशन नहीं होगी कैटेकोलामिन्स की, और फिर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट नहीं आएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन करेगा। सो ये इसका एक फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन है कॉर्टिसोल का। इसके बाद जो फिफ्थ फंक्शन है दैट इज द इनहिबिशन ऑफ बोन फॉर्मेशन। कॉर्टिसोल जो है ये बोन फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, फर्स्ट बाय डिक्रीजिंग द सिंथेसिस ऑफ टाइप 1 कोलेजन, जो कि बेसिकली बोन मैट्रिक्स का मेजर कंपोनेंट है जिससे बोन मैट्रिक्स बनता है। सो ये क्या करता है कि ये टाइप 1 कोलेजन की सिंथेसिस को रोकता है, फर्स्ट वन, जिसकी वजह से ये इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से बोन फॉर्मेशन इनहिबिट होती है। सेकंड, ये न्यू बोन को भी बनने नहीं देता बाय इनहिबिटिंग द ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को रोकता है क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट आर द बेसिकली बोन फॉर्मिंग सेल्स। सो ये उनकी एक्टिविटी को रोकता है जिसकी वजह से न्यू बोन फॉर्मेशन भी नहीं होती। और थर्ड जो है क्या होता है कि फॉर बोन फॉर्मेशन कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल, कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर बोन फॉर्मेशन। सो कैल्शियम इज मेजरली जो डाइटरी कैल्शियम है वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, तो और वो फिर बोन सिंथेसिस के लिए यूटिलाइज होता है। सो कॉर्टिसोल क्या करता है जिस टाइम पे इसका लेवल हाई होता है, तो ये क्या करता है कि इंटेस्टाइन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को भी रोकता है, इसकी वजह से फिर फर्दर बोन फॉर्मेशन, और ये भी एक फैक्टर है जिसके थ्रू बोन फॉर्मेशन को आप इनहिबिट कर सकते हैं। सो कॉर्टिसोल का बोन के ऊपर इफेक्ट क्या है कि ये बोन फॉर्मेशन को रोकता है, लेकिन ये इसका टेम्परेरी इफेक्ट है। क्यों रोकता है? बिकॉज कॉर्टिसोल की कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम एनर्जी जो है वो बॉडी जो है वो एनर्जी की यूटिलाइजेशन है उसको मिनिमाइज हो दूसरी चीज़ों के ऊपर, ताकि जो मेजरली जो जिन ऑर्गन्स जो कि वाइटल ऑर्गन्स हैं और जिनको एनर्जी चाहिए ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशंस, वो एनर्जी जो है उस तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो इस वजह से जो अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि आफ्टर दैट फास्टिंग पीरियड हो सकती है, सो वो फिर बाद में हो। इसलिए कॉर्टिसोल जो है क्या करता है कि इनिशियली एट दैट टाइम बोन फॉर्मेशन को रोकता है ताकि एनर्जी यूटिलाइजेशन इस प्रोसेस के अंदर मिनिमम कर सके और इस एनर्जी को शिफ्ट कर सके टुवर्ड्स दी मेजर या पाइवोटल ऑर्गन्स। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्शन हैं कॉर्टिसोल का, दैट इट इंक्रीजेस द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वो तो आपको पता है कॉर्टिसोल जो है जो एफरेंट आर्टीरियोल है उसकी वेजोडाइलेशन करता है। जब एफरेंट आर्टीरियोल की वेजोडाइलेशन होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो ट्रेवल करेगा, एंटर होगा इन दी ग्लोमेरुलस, जिसकी वजह से फिर रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा और जीएफआर बढ़ेगा। तो जीएफआर इस वजह से बढ़ता है कि इट इंक्रीजेस द इट causes the vasodilation of the efferent arteriole. Then next is the its effect upon the CNS के it इसके रिसेप्टर जो है कॉर्टिसोल के रिसेप्टर जो है वो ब्रेन में स्पेसिफिकली लिम्बिक रीजन के अंदर होते हैं। सो ये क्या होता है कि दिस कॉर्टिसोल एक्चुअली
डिक्रीज द रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ठीक है। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप को ये कम करता है, मतलब कि आपको वो स्टेज नेक्स्ट स्टेज में लेके जाता है, स्टेज 2 में लेके जाता है ऑफ स्लीप में। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये देखें, इट इंक्रीजेस द स्लो वेव स्लीप एंड अवेक टाइम। तो बेसिकली ये यही है कि ये आपको बेसिकली उस तरफ लेके जाता है। रैपिड आई मूवमेंट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्लीप, उसके बाद ये आपको सेकंड स्टेज में लेके जाता है। तो जब आप गहरी नींद में होते हैं तो उससे फिर जो आपका रिवर्सल है, जो आपका अवेक टाइम है, वो भी प्रोलॉन्ग होता है। तो ये एक इफेक्ट है कॉर्टिसोल का। और कॉर्टिसोल जब इस टाइम पे हाई होता है तो आज इस वजह से ये इफेक्ट भी आता है। और वो आपको मैंने वहाँ से बता दिया ग्राफ से कि ये बेसिकली जो सुबह का टाइम होता है, इस टाइम पे कॉर्टिसोल की पीक होती है, जिसकी वजह से फिर आपको सुबह सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है। और उसकी जो मेजर रीज़न है वो आपको पता चल गई कि दैट इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कॉर्टिसोल। तो ये था, ये सारे के सारे फंक्शंस थे कॉर्टिसोल की। इन फंक्शंस में अगर अभी तक कोई चीज़ किस चीज़ की समझ ना आई हो आप लोगों को, तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी। तो इसके अलावा फिर एड्रिनल एंड्रोजन्स आ जाते हैं, उनके एक्शंस। तो मेजरली जो एड्रिनल एंड्रोजन्स हैं वो हमारे सर बस करेंगे। बस ही कर रहे हैं, बस खत्म हो गया। बस ये दो ये स्लाइड पढ़ने के। तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया है। नहीं नहीं, ये बस थोड़ा सा एक दो पढ़ते हैं, बस ज्यादा नहीं पढ़ते बस। सर ये आपकी स्लाइड, आवाज बहुत कम कम आ रही है। अच्छा मैं तेज बोलता हूँ, और ठीक है, अब सही है। यस सर। बस ठीक है, अब मैं इस तरह ही बोलूंगा, बस सिर्फ एक स्लाइड पे थोड़ा सा आप लोग फोकस करें और बस फिर खत्म करते हैं। देखिए जो एड्रिनल एंड्रोजन्स है ना एक वो दो लाइन के बाद आप क्या होता है एक दो लाइंस के बाद। फिर स्लो हो जाते हैं। अच्छा चलें, मैं बस कोशिश करूंगा कि बिल्कुल तेज तेज बोलूं। चलें, तो मेजर जो हमारे पास एड्रिनल एंड्रोजन्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं डाई हाइड्रो एपीएंडोस्टेरोन, जो अगर आपको याद हो तो फीटस के अंदर भी बनता है, DHEA। और दूसरा जो है दैट इज एंड्रोस्टेरोडाईन है। तो ये दो मेजर एड्रिनल एंड्रोजन्स हैं जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर बनते हैं। सो इन इन दोनों एड्रिनल एंड्रोजन्स का अगर फंक्शन देखा जाए तो मेल के अंदर क्या होता है कि ये जो दोनों एंड्रोजन्स जब बनते हैं तो ये जब मूव करते हैं टुवर्ड्स टेस्टिस, तो टेस्टिस में ये कन्वर्ट होते हैं टेस्टोस्टेरोन के अंदर प्राइमरीली। सो एड्रिनल एंड्रोजन्स का बेसिकली माइनर रोल है इन मेल्स, ठीक है। लेकिन अगर फीमेल्स में देखा जाए तो एड्रिनल एंड्रोजन्स जो हैं ये मेजर इनका रोल है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल। सो इस वजह से एड्रिनल एंड्रोजन्स जो हैं उनका मेजर रोल है इन in females as compared to male, because in male those adrenal androgens are converted into testosterone within the testes। तो इस वजह से उनका रोल जो है वो मेल में टेस्टोस्टेरोन ही मेजर रोल प्ले करता है, जबकि फीमेल्स के अंदर ये नेसेसरी है। अच्छा ये भी कहा जाता है, थोड़ा सा ना इसको, इस पॉइंट को आप लोग समझ लें कि ये इसमें तो इस सिंथेटिक पाथवे में तो शायद यहाँ पे मेंशन नहीं है, जो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले समझाई, ये वाली, ये यहाँ पे आप देखें ये दोनों एंड्रोजन्स जो हैं डाई DHEA और एंडोस्टेरोडाईन, आपको ये दो ही नजर आ रहे हैं जो कि 17-20 लाइएज जो है इससे बनते हैं। तो ये जो एंडोस्टेरोडाईन है ना ये फर्दर कन्वर्ट होता है, कुछ इसकी अमाउंट जो है वो कन्वर्ट होती है टेस्टोस्टेरोन में भी विद इन दी एड्रिनल एंड्रोजन, विद इन दी एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। सो टेस्टोस्टेरोन, इसका मतलब ये है कि कुछ अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस होता है यहाँ पे भी, ठीक है, इन केस ऑफ फीमेल्स। लेकिन मेजरली जो एड्रिनल एंड्रोजन्स हैं यही दो हैं जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इस वजह से आप इसको एक दफ़ा देख लें, ये बड़ा इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा बाकी जो आपकी जो पैथोफिजियोलॉजी है एड्रिनल कॉर्टेक्स की, तो वो आप लोगों को सर ने मेरा ख्याल है ज़्यादातर बता दी है। एडिसन डिजीज़ भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, कुशिंग्स डिजीज़ भी पढ़ी होगी, और कॉन्स भी आपने पढ़ी होगी। इसके अलावा बाकी ये दोनों एंजाइम डिफिशिएंसी है। सर ने सिर्फ कौन सी पढ़ाई थी। अच्छा
जी। तो एडिसन डिजीज देखें, एडिसन डिजीज जो है ये, इसमें क्या हो रहा है, आसान सा है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो एड्रीनल कॉर्टिकल है ना हार्मोन्स, ये इनकी डिफिशिएंसी होती है। मतलब कि जितने भी कॉर्टेक्स के, एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं वो बेसिकली नहीं सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि सिरे से इन तीनों हार्मोन्स की सिंथेसिस नहीं होती। जब इन तीनों हार्मोन्स की सिंथेसिस नहीं होगी तो उन तीनों हार्मोन्स के जो फंक्शंस हैं उसके इफेक्ट भी यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर कॉर्टिसोल नहीं होगा तो वो जो कॉर्टिसोल का नॉर्मल इफेक्ट ये है कि वो हाइपरग्लाइसीमिया करता है, तो चूंकि नहीं है तो इसमें हाइपोग्लाइसीमिया होगा। इसकी वजह से फिर एनोरेक्सिया होगा, वेट लॉस होगा, नोजिया, वॉमिटिंग होगी, वीकनेस होगी, हाइपोटेंशन होगा। हाइपोटेंशन मैंने आपको बताया कि कॉर्टिसोल का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हाइपरकेलेमिया होगा जो कि आप लोगों ने एल्डोस्टेरोन से, ये दो फंक्शन एल्डोस्टेरोन से रिलेटेड हैं। इसके अलावा फिर आप देखें जो एड्रिनल एंड्रोजेंस के जो इफेक्ट हैं वो भी यहाँ पे कम आएंगे। और हाइपर पिगमेंटेशन होगी। हाइपर पिगमेंटेशन इस वजह से होगी कि जो जो ACTH है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा फ्रॉम दी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और वो कोशिश करेगा कि वो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करे। लेकिन चूंकि एड्रिनल ग्लैंड सिंथेसाइज ही नहीं कर रहा हार्मोन, सो उसका नेगेटिव फीडबैक उसकी वजह से, जब एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन नहीं होंगे तो उसका नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट भी नहीं होगा अपॉन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कॉन्स्टेंटली ACTH प्रोड्यूस कर रहा होगा। सो इट इज ACTH के अंदर ना बेसिकली पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं POPO, इसको कहते हैं POP। इसमें मिलेनोकॉर्टीन होता है, मिलेनिन लाइक पिगमेंट पिगमेंट होता है। तो जितना ज्यादा ACTH की का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर जितना ज्यादा होगा तो उस वजह से हाइपर पिगमेंटेशन भी होगी, बिकॉज उसके अंदर मेलेटोनिन भी होता है। सो वो स्किन के अंदर वो जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स होते हैं वो आते हैं लोग पेशेंट्स में। जिस तरह यहाँ पे अगर कोई पेशेंट मैं आपको दिखाऊं, मैंने कोई तस्वीर इसमें दिखी थी, ये देखें स्किन के ऊपर ऐसे ऐसे डॉट्स आते हैं, ये डॉट्स, दिस इज ड्यू टू द हाइपर पिगमेंटेशन जो कि नॉर्मली होती है इन एडिसन डिजीज, जिसके अंदर जो है आपके पास हाइपर पिगमेंटेशन होती है और हाइपर पिगमेंटेशन के नतीजे में आपके पास ये प्रॉब्लम आती है। सो इसमें आप देखें तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए वही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये तो आपके पास आ गई वो एडिसन डिजीज जिसके अंदर बेसिकली सारे के सारे जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते, जिसकी वजह से आपके पास ये प्रॉब्लम आती है। कुशिंग सिंड्रोम जो है वो ऑपोजिट है टू दी एडिसन सिंड्रोम, जिसके अंदर क्या होता है स्पेसिफिकली जो एड्रीनल सेल्स जो हैं, जो एड्रीनल ग्लैंड है उसके सेल्स के अंदर हाइपरप्लेजिया होता है। हाइपरप्लेजिया बेसिकली इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स को कहते हैं, कि जब सेल का नंबर इंक्रीज हो जाए। जब सेल नंबर इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी एक्टिविटी भी बढ़ेगी। जब एक्टिविटी बढ़ेगी तो उसके हार्मोन्स भी इंक्रीज करेंगे। तो उन हार्मोन्स में स्पेसिफिकली जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो इंक्रीज होंगे। जब वो इंक्रीज होंगे तो आप देखें यहाँ पे आपके पास उसकी वजह से वही प्रॉब्लम्स आएंगी। हाइपरग्लाइसीमिया तो होगा, मसल वेस्टिंग भी होगी बिकॉज वो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म करेगा। सेंट्रल ओबेसिटी होगी बिकॉज उसमें जो फैट्स हैं वो बेली फैट्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस होगी बिकॉज वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं वो बोन की इनहिबिशन करता है, बोन सर फॉर्मेशन को इनहिबिट सेंट्रल करता है। ओबेसिटी कैसे होगी? जी जी बेटा, सेंट्रल ओबेसिटी कैसे होगी? सेंट्रल ओबेसिटी इस तरह से होती है कि जो फैट की ब्रेक डाउन होती है ना, तो उसमें जो फैट जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है ये फैट्स की ब्रेक डाउन करता होता है। जब फैट्स की ब्रेक डाउन करता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो एब्डोमिनल फैट्स हैं या जो बेली फैट्स हैं वो बेसिकली मोबिलाइज करेंगे टुवर्ड्स द सेंटर, जिसकी वजह से जो बेली है, आपने देखा होगा ये जो पेशेंट्स होते हैं जो डायबिटीज के होते हैं पेशेंट्स, तो डायबिटीज पेशेंट्स के का आपने देखा होगा कि बेली फैट जो है वो बढ़ता है, उनका बॉडी मास जो है लीन, वो बाकी तो वीक होते हैं लेकिन उनकी बेली जो है वहाँ पे फैट एक्यूमुलेशन होती है। सो ये बेसिकली जब जब कहीं भी हाइपरग्लाइसीमिया होता है, डायबिटोजेनिक इफेक्ट होता है, उस डायबिटोजेनिक इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि फैट की एक्यूमुलेशन जो है वो सेंट्रल ओबेसिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है, बिकॉज फैट्स जो हैं वो सुपर पेरिफेरी से मूव करना शुरू करते हैं और वो सेंट्रल की तरफ आना शुरू कर जाते हैं। तो इस वजह से
सेंट्रल ओबेसिटी जो है वो आपके पास डेवलप होती है ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया। सो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से नहीं है, बल्कि ये हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से होता है, डायबिटोजेनिक इफेक्ट की वजह से होता है, सेंट्रल ओबेसिटी डेवलप होती है। ठीक है। फिर ऑस्टियोपोरोसिस मैंने आपको बताया कि वो आपके पास आती है ड्यू टू द cortisol effect, like it inhibit the bone formation, तो definitely osteoporosis will occur। और सिमिलरली अगर आप फिर इनकी बात करें एड्रिनल इंड्रोजेंस की, तो वो जब ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे तो फिर उसके वजह से जो उसके इफेक्ट्स हैं वो भी आपके पास आएंगे। हाइपरटेंशन जो है वो होगी, बिकॉज इट विल इंक्रीज द वेस्कुलर रिस्पॉन्सिवनेस टू द क्रिटिकुलमी, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन इफेक्ट भी आएगा। सो इसके लिए क्या करते होते हैं, इसके लिए हम बेसिकली फिर ट्रीटमेंट में ये दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। ये जो दो मेडिसिन हैं ये क्या करते हैं, ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल डिस्मोलेज एंजाइम को और बेसिकली बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स उसको बेसिकली इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से इन एंजाइम्स की कंसंट्रेशन कम, इन हार्मोन्स की कंसंट्रेशन कम होती है, जिसकी वजह से उसके इफेक्ट्स जो हैं वो सबसाइड कर जाते हैं। सो कुशिंग सिंड्रोम इज बेसिकली ड्यू टू दी प्राइमरी प्रॉब्लम विद इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स की, जिसके अंदर एड्रिनल कॉर्टेक्स के सेल्स का नंबर बढ़ता है, जिसकी वजह से जो हार्मोन्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। जबकि एक होती है कुशिंग डिजीज, दोनों में सिर्फ एक फर्क है, दोनों के सिम्टम्स सेम सेम होते हैं, लेकिन सिर्फ फर्क ये है साइट में कि कुशिंग सिंड्रोम में एड्रिनल ग्लैंड में मसला होता है, जिसमें एड्रिनल ग्लैंड के सेल्स बढ़ते हैं और इसकी वजह से हार्मोन्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है। जबकि कुशिंग सिंड्रोम में एड्रिनल ग्लैंड ठीक होता है, लेकिन जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर बेसिकली वो बेसिकली अनकंट्रोलेबली एसीटीएच रिलीज कर रहा होता है, एक्सेस अमाउंट में एसीटीएच कंटिन्यूसली रिलीज कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर ट्यूमर बन गया होता है। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जब ट्यूमर होता है तो उस केस में क्या होता है कि जो सेल्स है उनकी प्रोलिफरेशन होती है और कॉर्टिकोट्रॉप्स ज्यादा होते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा एसीटीएच को अनकंट्रोलेबली रिलीज कर रहे होते हैं जब उसकी जरूरत भी नहीं होती। सो वो एसीटीएच आके एड्रिनल ग्लैंड पैक करता है और वहां से डेफिनेटली इन हार्मोन्स की सिंथेसिस को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से ये जो ऊपर वाले इफेक्ट हैं वो आपके पास यहाँ पे भी आएंगे। लेकिन इसमें और सिंड्रोम में और डिजीज में फर्क यही है कि सिंड्रोम के अंदर प्राइमरी ग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम होती है जो कि सिंथेसाइजिंग ग्लैंड है, और दूसरा जो डिजीज है उसके अंदर क्या होता है कि जो स्टिमुलेटिंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ज़्यादा रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपके पास जो बाकी हार्मोन्स हैं जो उस पर्टिकुलर ग्लैंड से रिलीज होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। सो ये आपके पास डिफरेंस आ गया बिटवीन द कुशिंग सिंड्रोम एंड कुशिंग डिजीज। इसके अलावा फिर आप लोगों ने कौन जो है ये पढ़ लिया था, और 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डिफिशिएंसी आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। बेसिकली ये 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डिफिशिएंसी जो है ये अगर आप यहाँ पे देखें बायोसिंथेटिक पाथवे में, यहाँ पे जी 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डिफिशिएंसी, ये बेसिकली क्या करता है 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, ये बेसिकली कार्टिसोल को और आप देखें एल्डोस्टेरोन को उसकी सिंथेसिस को रोकता है। जब इन दोनों की सिंथेसिस नहीं होगी तो उसकी वजह से जो इफेक्ट होंगे वो आप देखें यहाँ पे, जी आपके पास जो है ना तो एड्रिनल ग्लैंड जो ना तो कॉर्टिसोल प्रॉपर्ली प्रोड्यूस होगा, ना आपके पास एल्डोस्टेरोन बनेगा बिकॉज कॉर्टिकोस्टेरोन नहीं बन रहा, जिसकी वजह से उसके जो इफेक्ट्स हैं वो आप भी आपके पास आएंगे जो इन दोनों की वजह से होते हैं। और इन दोनों की ना होने की वजह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की एब्सेंस की वजह से जो सिम्टम्स आएंगे वो आपके पास 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डिफिशिएंसी के अंदर भी प्रोड्यूस होंगे। सो उसमें आपको फिर ट्रीटमेंट के अंदर रिप्लेसमेंट देनी पड़ेगी ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। सिमिलरली द अदर वन इज द 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डिफिशिएंसी, उसके अंदर भी यही आपके पास ये भी वही इंपॉर्टेंट एंजाइम है बायोसिंथेटिक पाथवे में 17 बीटा हाइड्रोक्सिलेज को अगर आप देखें यहाँ पे बायोसिंथेटिक पाथवे में। सर हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो गया है। हो गया स्ट्रक्चर शॉर्ट?
जी सर। ठीक है, तो अब बस यहाँ तक हमारा ये वाला एंड होता है। आप इसको आखिरी स्लाइड को भी कम से कम एक दफ़ा देख लीजिएगा, और फिर हम कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे दूसरा पैराथायरॉयड। ठीक है, थैंक यू।